नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं तस्लीमा मंसूरी। आज क्लास 10th का बच्चों इंग्लिश का लैंग्वेज एंड लिटरेचर दोनों ही चीज़ें इसमें शामिल रहेंगी। इंग्लिश का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसमें से 2024 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं उन सारे ही क्वेश्चन का मतलब 2024 वाले क्वेश्चन का हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही साथ आंसर भी देखते चलेंगे। इसमें आपका लैंग्वेज का यानी ग्रामर वाला भी पार्ट शामिल है और लिटरेचर साहित्य वाला भी पार्ट इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी लिया गया है। इसमें लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सभी रहेंगे। और ये क्लास 10वीं के बच्चों के लिए है और 10वीं के बच्चे सभी लोग देखें। देखिए, आपका साइंस का केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी वो करवा दिया गया है, उसको भी देखिए। साथ ही साथ इसके भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। एग्जाम नज़दीक आने वाला है, 7 फरवरी में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, तो अब लग जाइए क्वेश्चन को सॉल्व करने में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका एक अनसीन पैसेज टाइप का ग्रामर का ये क्वेश्चन है। अनसीन पैसेज टाइप का क्वेश्चन रहता है। इसमें से पैसेज दे देगा और 3 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, जो कि एक एक नंबर का रहता है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा। और चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इस पैसेज को पढ़ना है और अपने मन से आंसर नहीं करना है। सीधी सी बात है, आपको पैसेज में से ही आंसर ढूंढना है। ठीक है बच्चों, ये टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। आपको पैसेज में से ही आंसर को ढूंढना है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पैसेज को पढ़ेंगे। ठीक है, सो पैसेज क्या है। व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं थोड़े से हाईलाइट करते जाया करो, थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो। व्हाट इम्प्रेसेस अस मोस्ट इज इट्स साइज एंड magnificence. Have you ever wondered how it came to be there? The Statue of Liberty was a gift from the people of France to mark the 100-year anniversary of American independence. In 1869, sculptor Frederick August ये क्या लिखा हुआ है, Bartholdi began to plan his concept for the monument. Bartholdi envisioned liberty as a strong and proud figure, one who personified not only the majestic Greek goddesses of the past, but also the working men and women of the present. Finally, in 1884, the work was finished. Okay. अब मैं आपको ना जरा सा मीनिंग भी समझाते चलती हूँ। थोड़ा सा इंग्लिश में ऐसे पढ़ते पढ़ते समझ नहीं आता है कि क्या लिखा हुआ है और क्या मतलब है इसका। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को समझ भी आता हो, तो कुछ बच्चे जिनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैं पढ़ रही हूँ साथ ही साथ, आप भी ध्यान से शब्दों के प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान दीजिएगा। इससे आपके बोलने की शैली भी थोड़ी सी अच्छी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो जो राइटर है वो कह रहा है कि जब हम न्यूयॉर्क हार्बर में प्रवेश करते हैं, द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो हमें न्यूयॉर्क में क्या दिखता है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखती है। एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नाम से मूर्ति न्यूयॉर्क में बनी हुई है। आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे उसमें फोटोज या वीडियोज में देखा होगा। एक लेडी रहती है, ऐसे उन्होंने अपना राइट हैंड ऊपर किया हुआ है, एक टॉर्च जलता रहता है, इस तरीके से एक मूर्ति बना हुआ है। What impresses us most is its size. कह रहा है कि ये इस मूर्ति में जो सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करता है वो इसका साइज, इसका आकार और इसका जो एक प्रभावशील ऑरा है वो हमें बहुत प्रभावित करता है। Have you ever wondered how it came to be there? कह रहा है कि क्या आपने कभी सोचा है या कभी आपको ये जानकर के आश्चर्य हुआ है कि ये अमेरिका में कैसे आया, अमेरिका के न्यूयॉर्क में कैसे आया। द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। तो राइटर बता रहा है कि ये जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये सबसे पहले फ्रांस के लोगों की उपहार है, मतलब फ्रांस के लोगों की देन है ये। ठीक है बच्चों, ये जब आप फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो उस टाइम पर स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इस टाइप के कॉन्सेप्ट आए थे। ठीक है ना, तो ये वहां से लिया गया है। टू मार्क द 100-year एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस। ये अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिया गया था जब अमेरिका का 100 साल पूरा हो गया था।
ठीक है। इन 1869 स्कल्टर मूर्तिकार हैं, स्कल्टर का मतलब होता है मूर्तिकार, फ्रेडरिक ऑगस्ट बारदोल्डी ने इस मॉन्यूमेंट के लिए, इस स्मारक के लिए, मॉन्यूमेंट का मतलब होता है स्मारक, इस स्मारक के लिए एक प्लान बनाया था, योजना बनाई हुई थी। बारदोल्डी एनविजन्ड लिबर्टी एज स्ट्रॉन्ग, बारदोल्डी ने लिबर्टी को एक दृष्टि से देखा, यानी कि इमेजिन किया या कल्पना की या फिर उनका विचार था कि जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी होगी ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत, विचारों में मजबूत और आपके जो तथ्य हैं उसमें मजबूत, एक प्राउड फिगर होगा जो कि एक पर्सनिफाइड, मतलब मनुष्य जैसी भावनाओं, विचारों, इन सारी चीज़ों को कहते हैं कि एक उसका वो करेगा, व्यक्त करेगा उसको बेसिकली। नॉट ओनली द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस, ये सिर्फ ग्रीक गॉडेसेस यानी कि ग्रीक की जो देवी होती थी सिर्फ उनका प्रतीक नहीं होगा, ये मानव सभ्यता, मानव आज़ादी, मानव के स्ट्रॉन्ग विचार, उनका प्रतीक होगा, ठीक है। बट ऑल्सो वर्किंग मैन एंड वीमेन ऑफ द प्रेजेंट, ये और किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूरे की पूरी मानव जाति को प्रदर्शित करेगा, उसका एक प्रतीक होगा। फाइनली इन 1884 द वर्क वॉज फिनिश्ड, 1884 में, स्टार्ट कब होता है, 1869 में इसको, इस मूर्ति को बनाना शुरू किया गया था, 1884 में यह मूर्ति बनी थी, ठीक है। और क्या है, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन को, पढ़ते हैं बच्चों। पैसेज हमने पढ़ लिया और मैं आशा करती हूँ कि पैसेज आपको समझ भी आ गया है कि यह जो पैसेज है यह स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है। ओके, नाउ क्वेश्चन इज, व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज, जब हम पहली बार प्रवेश करते हैं तो हम क्या देखते हैं, पहली लाइन में आपका आंसर है व्हेन वी एंटर न्यूयॉर्क हार्बर द फर्स्ट थिंग वी सी इज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो पहली चीज हम क्या देखते हैं बच्चों, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब समझ में आ रहा है, इस तरह से पैसेज में से ही आपको आंसर को ढूंढना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ, ये देखो यहां से लाइन उठाया हुआ है, कह रहा है कि जब आपसे पूछता है कि ये कहां से आया होगा तो लिखा है द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम द पीपल ऑफ फ्रांस। कहां से, कहां के लोगों की देन है, फ्रांस के लोगों की देन है। अगला क्वेश्चन, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर्सनिफाइज, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या पर्सनिफाई करता है, क्या ये दिखाता है, ये दिखाता है द वर्किंग मेन एंड वीमेन ऑफ द प्रेजेंट डे। सो वर्किंग मेन एंड वीमेन ऑफ द प्रेजेंट, ठीक है ना, ये सिर्फ ग्रीक देवी की बात नहीं कर रहा है, इसके अलावा और क्या बात कर रहा है, तो इस अच्छा बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, कोई बात नहीं, एक ऑप्शन हो जाएगा द मैजेस्टिक ग्रीक गॉडेसेस ऑफ द पास्ट, और क्या हो जाएगा वर्किंग मेन एंड वीमेन ऑफ द प्रेजेंट। दोनों आंसर आपका ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये भी सेम चीज है बच्चों, पहले पैसेज पढ़ेंगे देन हम क्वेश्चन को देखेंगे। रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, रॉबर्ट ब्रूस जो हैं वो स्कॉटलैंड के राजा थे। ही फॉट हार्ड टू फ्री हिज कंट्री फ्रॉम इंग्लिश, ब्रिटेन से यानी कि इंग्लिश से आज़ादी पाने के लिए उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, बट वॉज बैडली डिफीटेड, लेकिन हार गए वो, उनकी बुरी तरह से हार हुई। ही हाइड हिमसेल्फ इन द माउंटेन्स, उन्होंने अपने आप को कहाँ पे छुपा लिया था, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया था, पर्वतों में छुपा लिया था, मतलब वो पर्वतों में चले गए थे, पहाड़ों में चले गए थे, वहां वो छुपे। वन डे व्हेन हाइडिंग इन अ केव ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, वहीं पर्वतों में रह रहे थे तो एक दिन ऐसा आया जब उन्हें बहुत बुरा लगा, वो बहुत उदास हो गए। डाउन हार्टेड का मतलब होता है बहुत ज्यादा, बहुत उदास हो जाना, है ना, उदास हो जाना। He made up his mind to give up the struggle, उन्होंने ये सोच लिया, इन्होंने ये विचार बना लिया कि अब वो संघर्ष भरी जिंदगी को छोड़ देंगे। मेड अप हिज माइंड का, मेड अप वंस माइंड का मतलब होता है कि आपने तय कर लिया है कुछ काम करने के लिए, ठीक है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। Then he saw a spider trying to swing itself upon a long thread
टू द रूफ ऑफ द केव। तो जैसे ही वो उदास होकर के वो सोचते हैं कि ऐसी जिंदगी क्या ही मतलब है, इतना अच्छा मैं राजा था, इतनी अच्छी जिंदगी जी रहा था, अब ये स्ट्रगल भरी जिंदगी में जी रहा हूँ, अब छोड़ देता हूँ इन सारी चीजों को। जैसे ही वह सोचते हैं तो वो अपने पास में पहाड़ की उसी गुफा में एक मकड़ी को देखते हैं जो जाल बनाने के लिए बार बार धागे को ऊपर ले जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरती है, ऐसा वो देखते हैं। सो इट ट्राइड एंड ट्राइड बट ऑलवेज फेल शॉर्ट। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, गिर जाती है, फिर चढ़ने की कोशिश करती है, फिर गिर जाती है। तो ऐसा वो बार बार उस मकड़ी को करते हुए कौन देखते हैं? रॉबर्ट ब्रूस देखते हैं। सो ब्रूस वॉच द लिटिल इंसेक्ट्स एफर्ट। यहां से देखो, यहां से आपको लगेगा ये नॉर्मल सी चीज है। राजा को यानी कि ब्रूस को क्या देखा? ब्रूस ने देखा कि जब ये छोटी सी मकड़ी अपने लक्ष्य तक जाने के लिए बार बार प्रयास कर रही है, गिरने के बावजूद वह गिव अप नहीं कर रही है, वह छोड़ नहीं रहे हैं, प्रयास करना नहीं छोड़ रही है, तो उस टाइम पर उनको कुछ रियलाइज होता है। एट द 9th अटेम्प्ट इट सक्सीडेड। 9वीं बार वो चढ़ने में कामयाब हो जाती है। तो इससे ब्रूस के दिमाग में क्या जाता है कि कोशिश मैं भी करूंगा, जब तक मैं जीत नहीं जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। तो ब्रेवो, रॉबर्ट क्राइड, उसको देख करके उनके मुंह से आवाज जोर से निकल जाती है, बहुत अच्छा, बहादुर, वेरी गुड, ऐसा वो चिल्लाते हैं, ठीक है ना। श्योरली आई कैन गो ऑन ट्राइंग लाइक द स्पाइडर। वो कह रहा है कि बिल्कुल जैसे मकड़ी कोशिश कर रही है वैसे मैं भी कोशिश करता रहूंगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं फिर से कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई अगेन, मैं दोबारा कोशिश करूंगा। एंड ही डिड सक्सीडेड एंड मेड हिज कंट्री फ्री। और वापस वो ब्रिटिश से लड़े, वापस वो इंग्लिश लोगों से लड़े और उन्होंने लास्टली अपने देश को आजाद करा लिया, ठीक है ना। ये एक राजा की कहानी है। स्कॉटलैंड, आई एम सॉरी, शायद मैंने ऑस्ट्रेलिया बोला था, स्कॉटलैंड को उन्होंने अंग्रेजों से आजाद करवाया। क्वेश्चन पर आते हैं। किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। किंग ब्रूस को अपने आप को कहां पे छुपाना पड़ा था? तो उन्होंने कहां पे छुपाया था अपने आप को? माउंटेन्स में, पर्वतों में छुपाया था। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वॉज। डाउन हार्टेड का मतलब क्या है? उनको बहुत डाउन हार्टेड फील हुआ। डाउन हार्टेड का मतलब आपसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है। सैड एंड विदाउट होप, वो दुखी थे और उनकी सारी आशाएं क्या थी? खत्म हो गई थी, वो निराश थे, ठीक है। तो डाउन हार्टेड का मतलब होता है सैड होना, होपलेस हो जाना, निराश हो जाना, ऐसा। विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू द वर्ड फेल्ड? आपसे पूछ रहा है, एंटोनेम्स पूछ रहा है। अपोजिट का मतलब होता है एंटोनेम्स। शायद ये भी वर्ड आपसे दे दे, तो ध्यान रखिएगा, जब अगर कहीं पे एंटोनेम्स लिखा हुआ है तो आपसे पूछ रहा है कि अपोजिट वर्ड कौन सा है। अगर सिनोनेम्स लिखा हुआ है तो आपसे पूछेगा कि उसका पर्यायवाची सेम मीनिंग क्या है। तो फेल्ड का उल्टा क्या हो जाएगा? सक्सीडेड, सफल होना। फेल का मतलब असफल, सक्सेस का मतलब क्या होता है? सफल होना, है ना। तो सक्सीडेड हो जाएगा करेक्ट आंसर। अच्छा, दूसरी मीनिंग भी देख लीजिए। वॉच्ड का मतलब होता है किसी चीज को देखना, ट्राइड का मतलब होता है कोशिश किया हुआ, एंड डिफीटेड का मतलब होता है हारा हुआ। अगला क्वेश्चन। इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड, अच्छा, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वर वेरी क्रूअल। इंग्लैंड में, पुराने समय में इंग्लैंड का कानून बहुत निर्दयी होता था, यानी कि बहुत क्रूर जैसा होता था। अ मैन कुड बी हैंग्ड फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस। अगर कोई साधारण सा व्यक्ति छोटी सी भी गलती कर रहा है तो उसको फांसी की सजा दे दी जाती थी। क्या लिखा हुआ है? शेरिफ्स हु वर द कीपर्स ऑफ द लॉ। शेरिफ्स कौन होते थे? जो कानून के रखवाले माने जाते थे, उनका नाम होता था शेरिफ्स। वर इग्नोरेंट men and would hang a man on little or no evidence। ये ऐसे लोग होते थे कि मतलब आप ऐसे कह लो कि मनमानी, तानाशाह टाइप के लोग होते थे कि दूसरे व्यक्ति की जिसकी कोई गलती भी नहीं है और मतलब झूठा अगर उस पर इल्जाम लगा हुआ है तो ये देखते नहीं थे कि उस इंसान ने एक्चुअली में गलत काम किया है कि नहीं किया है, उसको डायरेक्ट सजा दे देते थे। Often when a man feared some punishment from the sheriff, he would run away to the forest। अक्सर ऐसा होता था कि सजा से बचने के लिए लोग जंगलों में चले जाते
थे। देन इन द फॉरेस्ट ही वुड ज्वाइन द कंपनी ऑफ अदर मैन हु हैड कम देयर लाइक हिम। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग शहर को छोड़ करके कहाँ चले गए, जंगलों में चले गए थे, ठीक है, और वहां पर जाके वो उन लोगों के साथ में जुड़ जाता था। सच मेन वर कॉल्ड आउट लॉज। अब ये लोग कौन है, इन लोगों को क्या घोषित कर दिया जाता था, एक वर्ड यूज होता था शायद, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, ये लोग क्या हैं, ये लोग अपराधी हैं, ये इल्लीगल लोग हैं, ठीक है ना। मतलब इल्लीगल का मतलब होता है कि गैर कानूनी किसी चीज को घोषित कर देना। तो इल्लीगली ये अब शहर में एंटर नहीं कर सकते हैं। इन लोगों को, कौन से लोगों को, जंगल में रहने वाले लोगों को। दे मेड देयर लिविंग बाय हंटिंग डियर और बाय रॉबिंग ट्रैवलर्स ऑन द हाईवेज। तो ये जीते कैसे थे वहां पे भाई, जैसे आदि मानव लोग जीते हैं, जैसे आज के टाइम पे आप जनजातीय लोगों को देखते हैं कि जंगलों में रह करके, शिकार करके, जंगलों के अन्न को खा करके, पैदल चल करके, हाईवेज वगैरह पे ऐसे टहल वहल करके, मतलब घूम घाम करके अपना जीवन ये क्या करते थे, बिताते थे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखते हैं। What was the punishment for a small offense in England during the olden days? ओके, पुराने समय में, ओल्डन मतलब आई एम नॉट गेटिंग द मीनिंग ऑफ ओल्डन डेज, एनीवे, ठीक है। तो पुराने समय में इंग्लैंड में जो छोटे से भी अपराध के लिए क्या सजा होती थी, इन्हें हैंग कर दिया जाता था, फांसी पर लटका देना। हैंग का मतलब होता है लटकना, और क्या होता था, लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता था। इम्प्रीजनमेंट का मतलब होता है जेल, ठीक है ना, कारावास। एग्जाइल का मतलब होता है कि बाहर निकाल देना। बेसिकली एग्जाइल का मतलब होता है, वनवास वर्ड हम यूज करते हैं। वनवास का मतलब बेसिक सा क्या होता है कि जिस एरिया में इंसान रह रहा है उसको हमेशा के लिए वहां से निकाल देना। फाइन का मतलब होता है कि कुछ, यहाँ पे ठीक वाला फाइन नहीं है, फाइन का मतलब है कुछ फीस ले लेना, शुल्क लेना, बेसिकली पेनाल्टी जिसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। Who were the keepers of the law in England during the olden days? पुराने समय में जो कानून के रखवाले होते थे उनको क्या कहा जाता था, शेरिफ्स। उनका नाम क्या था बच्चों, शेरिफ्स नाम था। ओके, जजेस कौन होते हैं आज के टाइम पे, जो हमारे न्यायाधीश होते हैं। लॉयर्स वकील हैं। पॉलिटिशियंस राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है ना। ओके, Why did a man run away to the forest during the olden days in England? पुराने समय में इंग्लैंड में लोग जंगलों में क्यों भाग जाते थे भाई, अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना। क्या है, टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ्स। भाई शेरिफ क्या करता था, सजा देता था इन लोगों को, तो इनकी सजा से बचने के लिए वो क्या हो जाते थे, भाग जाते थे। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना। Akbar was a boy of 13 when he became the king of Delhi. यहाँ से पढ़ रही हूँ। Akbar was a boy of 13 when he became the king of Delhi. At the time when Akbar was born, Humayun, his father, was a wanderer in Sindh because he had been defeated by Sher Shah. अच्छा, मैं मीनिंग समझा दे रही हूँ। अकबर जब 13 साल का था तब वह राजा घोषित कर दिया गया था, और जिस टाइम अकबर का जन्म हुआ था उस टाइम पर हुमायूं जो है वह सिंध में भागे भागे फिर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर हुमायूं को दिल्ली में किसने हराया था, शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था, ठीक है। और उस टाइम पर दिल्ली में कौन शासन कर रहा है, शेरशाह सूरी कर रहा है। When Akbar was only 1 year old, he was taken away from his parents and was brought up in Persia by Bairam Khan. तो जब अकबर 1 साल के थे तो उनके माता पिता से, क्योंकि रहने का ठिकाना खास था नहीं, तो उनके माता पिता से अकबर को दूर कर दिया गया था, और बैरम खान ने पर्शिया में उनकी देखभाल की, उनका पालन पोषण किया। अकबर केम बैक टू इंडिया विद हुमायूं, और उसके बाद में कुछ समय के बाद जब शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर हुमायूं दोबारा से युद्ध करते हैं एंड वो दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं, तो कुछ समय के बाद हुमायूं के साथ अकबर भी भारत आता है। सून हिज फादर डाइड, 1556 के आसपास में हुमायूं की मौत हो जाती है। वो ज्यादा समय तक अच्छी जिंदगी बिता नहीं पाते हैं, कौन, हुमायूं। Even as a young man, अकबर looked like a king. अकबर जब छोटा ही था तभी उसका जो हाव भाव था, जो
पर्सनालिटी थी वो राजा की तरह थी। ही वॉज अबाउट 5 feet 7 inches टॉल एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। उसकी हाइट जो है 5 feet 7 inch थी और उसका जो शरीर है काफी मजबूत था। अ ब्रॉड चेस्ट, चौड़ी छाती, लॉन्ग आर्म्स, उसकी भुजाएं लंबी, ऐसा एक्सप्लेन किया गया है। He liked riding and spent a lot of time on horseback. उसको घुड़सवारी करना और घोड़े के आसपास रहना, घोड़े की देखभाल करना और घोड़े पर समय बिताना मतलब अच्छा लगता था, उसको बहुत पसंद था। ओके, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why did Akbar become the king of Delhi in such a young age? अकबर दिल्ली का राजा इतनी छोटी उम्र में क्यों बना था? क्योंकि उसके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उसी को राजा बनना पड़ा। He was an orphan, orphan का मतलब होता है अनाथ, नहीं अनाथ तो नहीं था। He was intelligent, बुद्धिमान था, पिता जब हटेगा तभी होगा। He was dependent, डिपेंडेंट का मतलब होता है निर्भर। He lost his father, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी जब अकबर बहुत छोटे थे, तभी अकबर को क्या बनाया गया? दिल्ली का राजा बनाया गया। What did अकबर लाइक? अकबर को क्या पसंद था? क्या पसंद था उसको? राइडिंग पसंद था, घुड़सवारी पसंद था, है ना, हॉर्स राइडिंग जिसको कहते हैं, यहाँ पर राइडिंग लिखा हुआ है। अब उस टाइम पे गाड़ी तो थी नहीं तो घोड़ा ही चलाते थे, तो हॉर्स राइडिंग है। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। विच वर्ड इन द पैसेज इज ऑपोजिट टू नैरो? नैरो का मतलब होता है बच्चों पतला, नैरो का मतलब होता है पतला ना। पतला का मतलब वो नहीं कि कोई स्लिम है, पतला मतलब होता है जैसे ये चौड़ा है एरिया में पतला, और ये कैसा हो जाएगा? ये नैरो हो जाएगा। ये हम इसको क्या बोलेंगे? नैरो बोलेंगे। और ये चौड़ा है तो इसको हम क्या कहेंगे? ब्रॉड बोलेंगे बच्चों। क्या कहेंगे? ब्रॉड कहेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो नैरो का उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रॉड हो जाएगा। नैरो का उल्टा क्या हो जाता है? ब्रॉड हो जाता है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, नैरो का मतलब होता है एरिया में पतला, है ना, और नैरो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्रॉड, चौड़ा चौड़ा। ओके, याद रखो। अगला क्वेश्चन, वी वेंट फॉर अ वॉक इन द कंट्री। हम घूमने के लिए, बेसिकली टहलने के लिए यहाँ पे वो करा गया है, देश में हम घूमने टहलने के लिए गए। वी वेंट टू सी एन एग्जीबिशन इन द टाउन। एक छोटे से शहर में, नगर में बेसिकली हम कहीं पे प्रदर्शनी लगी हुई थी। एग्जीबिशन का मतलब होता है प्रदर्शनी। प्रदर्शनी किस चीज का? हो सकता है कि कुछ क्राफ्ट वगैरह बनाए गए हों, कुछ कला वगैरह बनाया गया हो, कुछ पेंटिंग वगैरह की गई हो, उस सबकी प्रदर्शनी लगाई जाती है। एक मार्केट जैसा लगाया जाता है जहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, खरीदारी वगैरह करते हैं, इस टाइप का ऐसे होता है। वी सॉ अ टेम्पल सराउंडेड बाई अ थिक मैंगो ट्रीज। तो वहां पर हमने एक मंदिर को देखा जो कि चारों तरफ से आम के पेड़ से घिरा हुआ था। ठीक है ना, घने, थिक का मतलब होता है घना, ठीक है, घने आम के पेड़ से घिरा हुआ था। इट वॉज हेल्ड इन अ ग्रीन पार्क, या कहां पर था? एक हरे भरे पार्क में। हाँ, मंदिर को हमने देखा। द पार्क वॉज सराउंडेड बाय ब्यूटिफुल शॉप्स। पार्क के चारों तरफ बड़ी सुंदर सुंदर सी दुकानें लगी थी। लाइट एंड सॉन्ग फिल्ड द होल एटमॉस्फेयर। तो जगमगाते लाइट्स वगैरह और अच्छे अच्छे गीत वगैरह उस पूरे वहां के माहौल को बड़ा सुहावना सा, अच्छा सा बना रहे थे। द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों का चहचहाना। चर्पिंग का मतलब होता है चिड़िया जो आवाज निकालती हैं उसको चर्पिंग बोलते हैं। सो चर्पिंग ऑफ बर्ड्स फिल्ड द एयर। अब चिड़िया भी मतलब एक प्राकृतिक सा माहौल क्रिएट हुआ है, तो चिड़ियों का चहचहाना हवा में गूंज रहा था। एट अ डिस्टेंस मेन एंड women वर वॉकिंग इन द फील्ड्स। थोड़ी सी दूर पर खेतों में आदमी और औरत भी जा रहे थे, आते जाते दिख रहे थे। दे वर क्राउडिंग द स्टॉल्स। तो वो जो मतलब जिन आदमी औरतों को देखा गया, लोगों को देखा गया, वो सभी भी स्टॉल लगा हुआ था उसके चारों तरफ, देखने के लिए भीड़ लगाए हुए थे। क्राउड का मतलब होता है भीड़ लगाना। ओके, स्मॉल चिल्ड्रेन, भीड़ लगाना नहीं, भीड़ बेसिकली। स्मॉल चिल्ड्रेन वर प्लेइंग अंडर द ट्रीज। छोटे छोटे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं। दे वर सिटिंग ऑन द मेरी गो राउंड। मेरी गो राउंड ना एक गोल गोल झूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है? गोल गोल झूला होता है, इसका नाम है मेरी गो राउंड। इस वाले झूले का नाम होता है मेरी गो राउंड, ठीक है। तो वो बच्चे उस गोल गोल झूले पर बैठे हुए थे, घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सम women वर एट अ वेल ड्रॉइंग वाटर। कुछ औरतें कुएं के पास से पानी निकाल रही हैं।
Some boys and girls were looking at a small open circus. कहीं पर एक छोटा सा सर्कस लगा हुआ है, वहां पे भी कुछ लड़के लड़कियां दिख रहे हैं. All was green and peaceful. सभी जगह पर बहुत हरियाली और बड़ा सुकून भरा था, शांति का माहौल था. All was bright and gay. है ग्रे होना चाहिए था ना. ओके ओके गॉट इट. ये है खुशी वाला, जो खुशनुमा माहौल होता है, ये वो वाला है. ठीक है, खुशनुमा माहौल होना, ठीक है ना. सभी कुछ बहुत अच्छा और खुशनुमा जैसा था, मतलब खुशी से भरा हुआ माहौल था. चलिए पढ़ते हैं. What surrounded the temple which was What surrounded the temple which was held in a green park. जो ग्रीन पार्क में, हरे मैदान में, जो नहीं मैदान नहीं, हरे पार्क में जो मंदिर था वो उस चारों तरफ से किसे घिरा हुआ था? मैंगो ट्री से घिरा हुआ था, थिक मैंगो ट्री से घिरा हुआ था. ठीक है. ऑल वॉज ग्रीन एंड पीसफुल, ऑल वॉज ब्राइट एंड गे. वॉट डज इट सजेस्ट? अब देखो तुमसे इस लाइन का मतलब पूछ रहा है कि इस लाइन का मतलब क्या है. भाई सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत खुशनुमा था, इस लाइन का मतलब तो यही है. इसका मतलब हो जाएगा सेंसेशनल एटमॉस्फेयर. काफी नहीं, कोजी एटमॉस्फेयर. कोजी का मतलब होता है आरामदायक. तो अच्छा माहौल था बेसिकली, है ना, देखने में अच्छा लग रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो, तो दैट वाज अ कोजी एटमॉस्फेयर. में यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका. ठीक है. ओके. विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट टू सिटी? चलिए यहाँ पे कह रहा है कि सिटी का विलोम शब्द क्या होगा. तो बच्चों यहाँ पे एक्चुअली में सिटी का विलोम शब्द तो आप विलेज लगा सकते हो, पर जो ऑप्शन में नहीं है उसको पर नहीं जाएंगे. ठीक है, जो है उसी के हिसाब से देखेंगे. सिटी क्या होता है? किसी देश का छोटा सा एरिया. अब जो देश है इसमें बहुत सारी सिटीज होंगी, है ना, तो सिटी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सिटी का विलोम शब्द हो जाएगा कंट्री. क्या हो जाएगा? कंट्री होगा. ओके. चलिए अगला क्वेश्चन. ठीक है. About 500 years ago, 500 साल पहले, a town called Hamelin in North Germany was overrun with rats. Hamelin, अच्छा ये स्टोरी मैंने सुनी. Hamelin शहर में बहुत सारे चूहों की जनसंख्या, मतलब बहुत सारी जनसंख्या में चूहे थे और पूरा शहर परेशान था इन चूहों से. The rats were so big that they used to fight the dogs and kill the cats and bite the babies in the cradles. मतलब ये चूहे इतने बड़े बड़े थे कि ये कुत्तों से लड़ जाते थे, बिल्लियों को खा जाते थे, और छोटे छोटे जो बच्चे हुआ करते थे, जो झूले में रहने वाले बच्चे होते थे, उनको भी ये क्या करते थे? काट लिया करते थे, चोट पहुंचा दिया करते थे. एट लास्ट ऑल द पीपल केम टू द टाउन हॉल टू सी द मेयर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द टाउन. तो लोग परेशान होकर के उस शहर के मेयर से मिलने के लिए इकट्ठा होते हैं टाउन हॉल में. दे बेग्ड हिम टू डू समथिंग टू रिड देम ऑफ द रैट्स. तो वो उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि आप कुछ करिए, इन चूहों से हमें छुटकारा दिलवाइए. द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मेयर हेल्ड अ मीटिंग. अगले दिन मेयर एक मीटिंग करता है. अ टॉल मैन इन क्वेयर लॉन्ग कोट फ्रॉम द हील टू हेड एंटर्ड द हॉल. तो जब मीटिंग के दौरान ही एक लंबा सा आदमी लाइन में से, लाइन लगी हुई थी लोगों की, तो लाइन में से एक लंबा सा आदमी निकल करके आता है. ही वेंट अप टू द टेबल एंड सेड. वो टेबल के पास में जाता है और कहता है, आई कैन रिड योर टाउन ऑफ रैट्स. मैं तुमको चूहों से छुटकारा दिला सकता हूँ, मतलब मैं आपके शहर से चूहों को भगा सकता हूँ. If you pay me 1000 pieces of gold, अगर आप मुझे सोने के 100 सिक्के या 100 टुकड़े देते हैं. यहाँ पे पीसेस लिखा हुआ है, तो आई गेस ये टुकड़े वाला सोना होगा, ऐसा कुछ है इसका मतलब, है ना. We shall be glad to give you much more than that. हम तुमको इससे ज्यादा देने पर हमें बहुत खुशी होगी, हम तुमको इससे ज्यादा खुशी खुशी से दे देंगे. टू बी रिड ऑफ द रैट्स, बस हमें चूहों से आजादी दिला दो. सेड द मेयर. मेयर ने ऐसा
कहा। अच्छा चलिए अब पढ़िए जरा सा इसको। ओके अब क्वेश्चन पढ़े। द टाउन हैमेलिन वॉज इन, तो ये जो हैमेलिन शहर है ये कहां पर था? जर्मनी में है ना, नॉर्थ जर्मनी में था। कौन सी जर्मनी में? नॉर्थ